सो द नेक्स्ट थिंग इज एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है? Aberration is the property of a spherical mirror because of which all the rays coming parallel to the principal axis do not converge at one single point. क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूँ. Aberration is the property of a spherical mirror because of which all the rays coming parallel to the principal axis do not converge at one single point after reflection from the mirror. मतलब हिंदी में एक बार फिर से बोलता हूँ कि एब्रेशन वो प्रॉपर्टी होती है स्फेरिकल मिरर की जिसकी वजह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज नहीं होती हैं, एक ही पॉइंट पे जाके नहीं मिलती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन या फिर सिंपली एब्रेशन। स्फेरिकल वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ किया गया है, तो इसी को हम स्फेरिकल एब्रेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 6 रेज आ रही हैं। मान लिया उनके नाम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो रे 1 एंड रे 2 दोनों ही मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए। सिमिलरली रे नंबर 3 एंड रे नंबर 4 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पॉइंट बी। सिमिलरली रे नंबर 5 एंड 6 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे जैसे हम रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पास शिफ्ट करते चले गए वैसे वैसे उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट वाला कन्वर्जन नहीं बोल रहा, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोल सकते हैं अपने। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज चेंज्ड, है ना। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफरेंट फॉर द रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफरेंट फॉर द रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं, यानी मिरर के एज के पास हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं जो रेज मिरर के एजेस के पास से आ रही हैं उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन अलग होगा, ये दोनों एजेस हैं, ठीक है। और जो मिरर के सेंटर यानी पोल के पास से आ रही हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक हैं वो अलग पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ डिफरेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज़ डिफरेंट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एब्रेशन, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। ये उसका रीज़न ये है कि स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल लगातार चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल लगातार चेंज होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे नॉर्मल शिफ्ट करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जा रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लिया इसका नाम I1 रखा, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये 3 नॉर्मल हमने बना रखे हैं, N1 N2 N3, ये 3 नॉर्मल्स हैं, ठीक है। तो N1 नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे 1 का जो एंगल है उसको बोल दिया मैंने I1। N2 नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे 3 का एंगल है उसको मैंने बोल दिया I2। फिर इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया I3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे मैंने एंगल को छोटा किया, यानी I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले था दूर की रेज के लिए, फिर मैंने I2 एंगल की तरफ मूव किया तो I2 एंगल छोटा हो गया थोड़ा सा। जैसे ही मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पास ले गया रेज को तो थोड़ा सा और पास लेके गए तो अगला एंगल आया I3 विच इज़ स्मॉलर देन I2। तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पास शिफ्ट करते चले जा रहे हो पैरेलल रेज को, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता जा रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी चेंज होता चला जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हमने बोला स्फेरिकल एब्रेशन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से होता क्या है,
इस प्रॉपर्टी की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट हम स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं उसका इमेज क्लियर नहीं बनता, यानी थोड़ा सा धुंधला इमेज बनता है उसका। ठीक है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को ठीक कैसे करते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, ऊपर की जो 2 रेज थी ना वो हमने हटा दी, जो एजेस के पास में थी ज़्यादा। हमने इस बार कौन सी रेज ली हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, सिर्फ वही वाली रेज ली हैं इस फिगर में। ठीक है, तो इस तरह की रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं उनका नाम होता है पैरेक्सियल रेज। उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल रेज, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज़ वेरी स्मॉल, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि विच आर वेरी क्लोज और नियर, ठीक है, टू दी प्रिंसिपल एक्सिस या फिर ऑप्टिकल एक्सिस, एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। ठीक है, जो रेज बहुत पास होती हैं उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, तो लास्ट वाले फिगर में हमने ये जो रेज यूज़ की थी, रे नंबर 5 एंड 6, ठीक है, ये मान लिया इस पॉइंट सी पे कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाने के लिए। ठीक है, आप ध्यान से देखना ज़रा फिगर को, यहाँ पे देखें आप ज़रा, इस फिगर में रे 5 एंड रे 6 जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हुई वो पॉइंट सी था। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा इस रे नंबर 6 को और पास में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो और पास शिफ्ट करने के बाद हुआ क्या, और पास शिफ्ट करने के बाद हुआ क्या, अब ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वो सी से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, थोड़ा सा अलग आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये लगभग इसी पॉइंट सी से पास कर रहा है। ये पॉइंट है तो सही, बट वो थोड़ा सा दूर है, बहुत ही पास आ गया सी के। अब अगर मैं और पास लेके जाऊं तो वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के और पास आ जाएगा। तो इतने पास की रेज के लिए क्या होता है, एब्रेशन हमें फील नहीं होता, नज़र नहीं आता। ठीक है, तो जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा धुंधली नहीं बनती, वो अप्रॉक्सीमेटली क्लियर बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस करा यहाँ पे, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में आ रही हैं, यानी कि पैरेक्सियल रेज जिनको हम बोल सकते हैं, उन रेज के लिए एब्रेशन की प्रॉपर्टी नोटिस नहीं होती इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला कि अगर हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज की बात करें, यानी बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रखें, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज इतना ही छोटा हो कि वो एक्सिस के आसपास पड़े रहें मिरर के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो फिर वहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन नोटिस में नहीं आता है। तो ऐसा जनरली हमने अप्रॉक्सीमेट कर रखा है, यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिखा है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है, यानी 5 डिग्री से छोटा होता है लगभग, तब हम बोलते हैं कि एब्रेशन को उस केस में हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, जो नॉर्मल के साथ होता है, ये वाला, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर से, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे 5 का जो एंगल है उसको मैंने आई बोला। तो अगर मैं आई को स्मॉल रखूँगा तो उस केस में आई लेस देन 5 डिग्री के लिए हम बोलते हैं कि एब्रेशन कैन बी इग्नोर्ड फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब पहले इस बात का प्रूफ देख लेते हैं, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, आपको मैंने मैथमेटिकल प्रूफ नहीं बताया अभी तक सिर्फ आपको विजुअली मैंने फील कराया है कि ऐसा होता है। आप खुद से रेज बना के देखिए। ठीक है, जो भी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है, इंसिडेंट रे बनाया, फिर नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया, फिर दोनों को बराबर अमाउंट में बराबर डिग्री का बना के फिर आप
चेक करो कि रेज कहाँ से पास होती हैं। तो जो मैंने फिगर बनाया था वो काफ़ी एक्यूरेट था, तो उस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा था कि 3 अलग अलग पॉइंट आ रहे थे। अगर रेज को पैरेक्सियल एक्सिस के पास से, प्रिंसिपल एक्सिस से धीरे धीरे दूर शिफ्ट करते चले जाते हैं तो क्या होता है कि वो अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पैरेक्सियल रेज की बात करूं तो ये नहीं होता है। इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ अब हम देख लेते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। वो भी किसके लिए, आई लेस देन 5 डिग्री के लिए, या फिर वेरी स्मॉल आई के लिए बोल सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा दूरी बना रहा हूँ रे को, बट ये वाली रे जो मैं बना रहा हूँ ये अभी के लिए मान के चलो कि ये काफ़ी पास में है, ठीक है। वो आपको कैसे समझ में आएगा, मान लिया कि दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये एक इंसिडेंट रे आई है, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि ये कहीं से भी आई है। फिर हमने क्या बोला कि सी से जिस पॉइंट पे ये जाके मिरर पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। अलग कलर से एक नॉर्मल बना देते हैं। मान लिया ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये मान लिया इस पॉइंट से गुजरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब हमने बोला ये जो एंगल था नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका नाम हमने आई रख दिया। बिकॉज हमें ये बात पता है कि ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये बात क्लियर है। तो फिर इसको हम भी आई लिख सकते हैं, ठीक है। और आई जो है वो आर के बराबर है, तो आर की जगह पे भी मैंने आई रख दिया, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब हमें अप्रॉक्सीमेशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया ये जिस पॉइंट पे जाके मिली, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया पी। तो चलो इस पॉइंट का नाम है पोल का, इस पॉइंट का नाम कुछ और रख देते हैं, मान लिया इसका नाम क्यू रख दिया, ठीक है। और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई उस पॉइंट का नाम मान लिया आर रख दिया, ठीक है। अभी एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे हैं हम यहाँ पे कि ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी ये वाली रे और ये वाली रे अगर पैरेलल हैं तो फिर ये जो रे है, ये जो नॉर्मल है, ये इनको क्रॉस कर रहा है। अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। कौन से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। और 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए आर सी क्यू ये वाला एंगल भी आई के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया कि ये आई के बराबर हो गया तो यहाँ से एक और बात हमें समझ में आई। हमें क्या बात समझ में आई कि जो ट्राइंगल, मान लिया यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, कौन सा ट्राइंगल, सी आर क्यू, ये वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लिया ट्राइंगल है सी आर क्यू। अगर इसका ये वाला एंगल भी आई है और इसका ये वाला एंगल भी आई के बराबर है तो ये पक्का एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि सी क्यू बराबर आर क्यू, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अगली चीज़ हमने ऐसा किया कि हमने, एक सेकेंड, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया क्यू से, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप क्यों किया वो साइड वाले फिगर में भी ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट का नाम एस, ठीक है। क्योंकि अभी हम एक जो अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हैं उसमें हम सी क्यू का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ये लेंथ सी से क्यू तक की लेंथ, ये सी क्यू लेंथ पता करनी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर सी क्यू लेंथ कैसे पता करेंगे, अब मैं कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ,
मैं यहाँ पे इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, CSQ एंड RSQ, ठीक है। तो आप यहाँ पे बहुत इजीली प्रूव कर पाओगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे क्लियरली यहाँ से पता चल जाएगा कि CS और SR दोनों बराबर होंगे, ठीक है। CS और SR दोनों बराबर होंगे। अच्छा, और एक डेफिनेशन हमने पीछे लिखी थी, पहले ये लिख लेते हैं, CS बराबर SR होंगे। अच्छा, क्योंकि बाई कॉन्ग्रुएंसी आ गई है, ठीक है। अच्छा, जो डेफिनेशन हमने पीछे लिखी थी वो डेफिनेशन ये थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ROC, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो किसके बराबर है, वो होती है C से लेके मिरर तक की डिस्टेंस, यानी वो CR के बराबर होगी। तो उसी को मैं कैपिटल R लिख सकता हूँ, ठीक है। ये वाला R अलग है, ये वाला R अलग है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला R है, तो इसको हम थोड़ा अलग सिंबल बना देते हैं, ऐसा, ये मान लिया। चलो इसको स्मॉल r लिख देता हूँ एक बार के लिए, स्मॉल r लिख दिया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये कौन सी डिस्टेंस है इस फिगर में, ये C से लेके R तक की डिस्टेंस है, या फिर C से लेके P तक की डिस्टेंस है। ये सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये वाली डिस्टेंस P तक, ठीक है। चाहे आप यहाँ से लेके R तक ले लो, ये डिस्टेंस, ठीक है, C से R तक की डिस्टेंस, इस तरह से। तो ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि CS और SR अगर बराबर हैं तो इसका मतलब CS कितना हो जाएगा, यहाँ से क्लियरली CS का वैल्यू हो जाएगा R/2, आधी हो जाएगी उसकी, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में बांट दिए तो पक्का आधी तो हो ही जाएगी। अच्छा, अब मैं कौन सा ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ, अब ये वाला ट्रायंगल SCQ, ये वाला एंगल I, CSQ ट्रायंगल, ठीक है। और जिसमें CS का वैल्यू मुझे पता है, ये वाली साइड है R/2, ठीक है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ कि cos I का वैल्यू कितना होगा, cos I का वैल्यू होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस का काम यहाँ CS कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूस का काम यहाँ CQ कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं CS का वैल्यू निकाल सकता, CQ का वैल्यू निकाल सकता हूँ। CQ का वैल्यू आया CS अपॉन cos I, CS अपॉन cos I। तो इसका वैल्यू आया, CS का वैल्यू है R/2 इंटू cos I, ये हमारा वैल्यू आया, ठीक है। तो ये CQ का वैल्यू आ गया, इसको हम एक बार बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया CS बराबर R/2 cos I, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझाता हूँ, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। इसका मतलब cos थीटा में यदि मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बढ़ाऊं तो cos थीटा का वैल्यू 1 से लेके 0 तक कम होता है। यानी मैंने थीटा को तो 90 यूनिट्स बढ़ाया, थीटा को मैंने बढ़ाया कितने यूनिट्स, 90 यूनिट्स, और मैंने cos थीटा कितना घटा, ओनली 1 यूनिट। ये बात आप समझ पा रहे हो। तो अब आप सोचो कि अगर मैं थीटा को बहुत ही थोड़ा सा बढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ पे थीटा का काम हमारा आई कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि थीटा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, अगर मैं बोलूँ थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, अगर ऐसा हो जाए तो आप देख सकते हो यहाँ छोटे थीटा के लिए cos थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगी, 1 से कम होगी, बट कितनी कम होगी, आप ये सोचें, बहुत ही कम अमाउंट में कम होगी। ऐसा हो सकता है कि मान लिया 0.999 आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बहुत पास आएगी, कैसे पता चला बहुत पास आएगी, वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर मैं थीटा को 90 डिग्री बढ़ा रहा हूँ तो cos थीटा 1 यूनिट कम हो रहा है, यानी अगर मैं थीटा को 1-2 डिग्री बढ़ा दूँ तो cos थीटा तो बहुत ही कम होगा, है ना, बहुत ही कम डिक्रीज होगा उसके अंदर। तो अगर मैं मान लिया थीटा को मैंने 0 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ा दिया, तो आप सोचो, ठीक है, 5 डिग्री बढ़ाने में मतलब
मैं क्या हुआ 1/18 पार्ट बढ़ा दिया, तो इसमें 1 से कितना कम हुआ cos थीटा, 1/18 पार्ट कम हुआ। तो 90 का कितना हिस्सा कम कर दिया मैंने, ओनली 1/18 पार्ट आगे बढ़ाया। ठीक है, 90 को 18 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। इसी तरह मैंने 1 के 18 टुकड़े कर दिए, मतलब 0 से लेके 1 से लेके 0 से लेके 90 तक जो नंबर्स थे उनको 18 से डिवाइड कर दूँ तो एक 5 यूनिट आया। तो यानी 5 यूनिट के 18 टुकड़ों में बांट दिया, 18 बराबर टुकड़ों में बांट दिया 90 डिग्री को। सिमिलरली मैंने क्या किया, 1 को भी 1 और 0 से 1 तक के इंटरवल को भी 18 बराबर हिस्सों में बांटा, तो 1/18 एक हिस्सा होगा, एक हिस्से का लेंथ होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि cos थीटा पक्का 0 से 5 डिग्री जाने पे 1/18 ही कम होगा, तो फिर पक्का cos थीटा का वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली 17/18 के आसपास आ जाएगा। तो जिसको आप सॉल्व करके देखोगे ये 0.99 समथिंग आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि थीटा अगर बहुत ही छोटा होगा तो फिर cos थीटा अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से इफ़ i इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ कि cos i इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अब पीछे वाले फिगर में चलते हैं। पीछे वाले फिगर में देखते हैं कि आयोटा i का वैल्यू कम होने से हो क्या रहा है। देखना, अगर मैं इस i को कम करता हूँ तो i को कम करने से होगा क्या, i कम तभी होगा जब ये वाली रे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी, तभी i छोटा आएगा। देखना, दिखाता हूँ दोबारा से फिगर बना के। यहाँ देखिए ज़रा, मान लिया ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल है। देखना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मैंने क्या किया, रे को थोड़ा पास में शिफ्ट किया, तो ये नॉर्मल दोबारा से बनाया, तो देखो ये एंगल छोटा हो गया। और पास में शिफ्ट करो, ये वाला एंगल और छोटा हो गया। आप देख पा रहे हो, ये एंगल लगातार छोटा होता चला जा रहा है जैसे जैसे पास शिफ्ट करें। तो आई छोटा होने का मतलब क्या हुआ, हमने रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पास में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जितना पास में रे होगा उतना छोटा आई होगा, जितना छोटा आई होगा उतना प्रिंसिपल एक्सिस के पास में रे होगा। तो छोटे आई के लिए कोस आई को अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल सकते हो, यानी अच्छा, तो यानी एक सेकंड, ये सी एस नहीं है, ये सी क्यू है, सी क्यू का वैल्यू है। पीछे मैंने गलती से शायद सी क्यू ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस से। तो सी क्यू का वैल्यू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कॉस आई की जगह 1 डाल दूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली r/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ पीछे वाले फिगर में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू आया, ये जो सी क्यू आया, इसका वैल्यू r/2 आया। इसका मतलब क्या पता चला हमें कि स्मॉल एंगल के लिए जो एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आया, यानी कि Q, अगर I का वैल्यू स्मॉल था तो जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस Q आएगा वो पोल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। यानी कि क्या समझ में आया कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। तो यहाँ से एक चीज़ और हमने बोली कि जो पैरेक्सियल, ने क्या बोला, पैरेक्सियल रेज के लिए जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आएगा उसी का नाम हम फोकस रखेंगे। यानी कि दूर की रेस के लिए तो क्या होता है, जैसे जैसे दूर ले जाते हैं तो एक पॉइंट आता ही नहीं, सिंगल पॉइंट आता ही नहीं। तो हमने क्या अप्रोक्सीमेशन कर दिया कि जो रेस पास पास आएंगी सिर्फ उनके लिए जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आएगा उसका नाम हम फोकस रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पास पास की रेज होती हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता उनके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस में। तो वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस अप्रॉक्सीमेटली एक सिंगल पॉइंट ही आ जाता है, जिसकी वजह से हम फोकस की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे पैरेक्सियल रेज जाके कन्वर्ज होती हैं। पैरेक्सियल रेज यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड बहुत पास आने वाली रेज, यानी कि लगभग लगभग मिरर के सेंटर के पास ही होनी चाहिए वाली रेज। ठीक है, तो उस पॉइंट का नाम हम फोकस रखते हैं। तो इस फिगर में Q ही जो है वो फोकस होगा, Q का नाम ही फोकस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोकस क्या है, पैरेक्सियल रेज का पॉइंट ऑफ कन्वर्जन है ओरिजिनली। पीछे हमने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे जाके पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, बट वो अलग अलग पॉइंट आता है
इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि हम जिस फोकस की बात करेंगे यहाँ पे वो फोकस हमेशा सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला, अगर ये वाला पॉइंट फोकस है, क्यू अगर फोकस है तो फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू पी जो आया वो फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू क्यू पी आ गया। और आप क्लियरली देख सकते हो कि क्यू पी का वैल्यू भी r/2 होगा अगर सी क्यू का वैल्यू r/2 है, क्योंकि पूरा यहाँ से लेके सी से लेके पी तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। ठीक है, तो अगर सी से लेके क्यू तक का r/2 हो गया तो बाकी भी r/2 बचेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपने पास सी क्यू का वैल्यू r/2 आया तो यहाँ से क्यू पी का वैल्यू भी r/2 हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ का वैल्यू अपने पास आ गया। फोकल लेंथ इज़ r/2, यानी यहाँ से एक रिलेशन हमें समझ में आया। वो रिलेशन क्या आया कि फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अपॉन 2। यानी फोकल लेंथ आगे से रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यूज़ करेंगे। तो ये वाली बात जहाँ जहाँ भी हम यूज़ करेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, वहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए बात हो रही है, यानी कि सिर्फ इतने छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर बहुत ही छोटा है। यानी अगर मिरर बहुत बड़ा है तो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये वाली बात सही होगी। ठीक है, तो आगे हम जितने भी सवाल करने वाले हैं उन सारे सवालों में हमेशा ये एजम्पशन रहेगा, क्योंकि हम हर बार f बराबर r/2 यूज़ करने वाले हैं। अगर हम f बराबर r/2 यूज़ करने वाले हैं, इसका मतलब अगर हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ 10 सेंटीमीटर है तो मिरर का साइज़ कम से कम 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 10-20 गुना होना चाहिए कम से कम। अगर मैं 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने 20 सेंटीमीटर के डायामीटर का कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस मिरर यूज़ कर लिया, ठीक है, सॉरी लेंसेज की नहीं, मिरर की बात हो रही है, सॉरी अगर मैंने पीछे भी कहीं लेंस बोला है तो आई मीन इज मिरर। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम मिरर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा मिरर यूज़ कर रहे हैं जिसका साइज़ एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो फिर हमेशा ये वाली डेफिनेशन फोकस की सही होगी कि फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी उसका हाफ होगा हमेशा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जो बात मैंने बोली। मैंने ये बोला कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ हमने 10 सेंटीमीटर लिया है तो अगर मैं मिरर का साइज़ 20 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो फिर फोकल लेंथ को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ नहीं लिख सकता। अगर मैंने ऑब्जेक्ट का साइज़ 10 सेंटीमीटर लिया है और मैंने मिरर का साइज़ 200 सेंटीमीटर लिया है, 300 सेंटीमीटर लिया है या उससे बड़ा लिया है, तो फिर मैं फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो आगे जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हम जो लेंस का साइज़ है, यानी लेंस का जो डायामीटर आप बोल सकते हो, जो भी लेंस का जो साइज़ आप समझ पा रहे हो ना, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेंस के साइज़ की बात कर रहा हूँ। जो हमने पोर्शन कट कर रखा है वो कितना बड़ा है, वो कितने बड़े स्फीयर का पोर्शन है, छोटे से स्फीयर का पोर्शन है या बहुत बड़े स्फीयर का पोर्शन है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। प्लस वो कितना बड़ा है, कितना कटिंग है, उसका एंगल कितना काटा हुआ है, छोटा सा काटा हुआ है या बड़ा काटा हुआ है, इस तरीके से। तो लेंस का साइज़ यहाँ पे, सॉरी मिरर का साइज़ यहाँ पे बहुत मैटर करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में हम सारे क्वेश्चंस में ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ मिरर, जिसकी वजह से हम फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है,
नीट में तो इसका कोई एक्सेप्शन होता नहीं है, जेई एडवांस में फिर भी कई बार एक्सेप्शन आ जाते हैं वहाँ पे, पर अगर आपको स्मॉल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना है तो वहाँ पे पैरेक्सियल रेज मेंशन किया रहता है। पर नीट के सवालों में या नीट की किताबों में या नीट की प्रैक्टिस शीट में भी अगर आप देखोगे जाके तो वहाँ पे ज़्यादातर पैरेक्सियल रेज मेंशन नहीं किया रहता कि पैरेक्सियल रेज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपने आप से आप ये अज्यूम कर लोगे कि अगर नहीं लिखा हुआ तो भी हमें पैरेक्सियल रेज मान के ही चलना है, यानी सिर्फ ये वाला अप्रॉक्सीमेशन ही यूज़ करना है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम फिर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग। ये वाली चीज़ हालांकि हम कई बार कर चुके हैं, फिर भी ऐसे ही कंप्लीट करने के लिए 4 रूल्स हैं। उसमें से पहला है कि एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेज थ्रू द फोकस। ठीक है, एक बार फटाफट से करके दिखा देता हूँ। मान लिया कॉनकेव मिरर के लिए करा, ठीक है, काफ़ी देर से कर रहे हैं हम, हालांकि ये बात फटाफट से कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो उसके फोकस से पास करेंगी। मान लिया ये फोकस है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम पोल है। हमेशा होगा, चाहे वो रेस कहीं से भी आ रही हो। मान लिया वो ये वाली रे है तो भी वो माना जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने ये सारी की सारी पैरेक्सियल रेज मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगर ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं तो आप किधर से भी रे बना लो, चाहे कितना भी पास बना लो, चाहे कितना भी दूर बना लो, वो हमेशा फोकस से पास करानी है हमें। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना, बट हमेशा हमें फोकस से ही पास करानी है। ठीक है, चाहे वो इधर से बना दूं मैं तब भी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास करनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली बात हमने प्रूव सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए की है, बट ये वाली बात दोनों मिरर्स के लिए सही है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलो इस बार रेज अलग कलर की यूज़ करते हैं। मान लिया, अच्छा, इसका फोकस जो है आपको बताया गया था पहले भी कि इस साइड पे होता है, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ऑपोजिट साइड पे होता है। अच्छा, तो मान लिया एक रे इधर से आई तो अब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो अब ये जा तो सकती नहीं इस तरफ फोकस की तरफ, बट ये जाती हुई लगेगी हमें। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाएगी जो फोकस से स्ट्रेट लाइन में जुड़ेगी। यानी क्या, मान लिया ये ऐसे डॉटेड लाइन हमने जोड़ा इसके साथ, तो इसी लाइन के अलोंग वो रिफ्लेक्ट होएगी, यानी एग्जैक्टली किधर, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में, इधर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। सिमिलरली और रे बना देता हूँ एक दो। मान लिया एक रे यहाँ से आई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से, सॉरी, इस तरह से कन्वर्ज होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होएगी कि वो पीछे की तरफ बढ़ाने पे फोकस से जुड़ेगी। ठीक है, और कोई रे मान लिया इधर से बनाई तो भी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ऐसे ही जाएगी कि वो फोकस से आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया रे ट्रेसिंग का। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट से आप हमेशा एक रे चलाओगे। ठीक है, मान लिया एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लिया मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से मैं रे किसी भी डायरेक्शन में चला सकता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी एक पॉइंट का इमेज बना रहा हूँ मान लिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास, मान लिया मोबाइल रखा हुआ है, ये पेन रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, ए, मैं सिर्फ इसका इमेज बना रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अगर मुझे पॉइंट ए का इमेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ए से रेज चलाऊँगा। और मैंने आपको पहले भी सिखाया है, रेज आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, बट वो चल के मिरर तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, आपका जिस डायरेक्शन में मन करे उसी डायरेक्शन में चलाओ, लेकिन वो मिरर तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इस केस में होता क्या है, इस केस में आपको क्या करना होता है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज तो चाहिए। वो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वही पॉइंट हमारा इमेज हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता कि किस एंगल पे इंसिडेंस हो रही हैं, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि किस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो फिर इमेज बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम कोई ऐसे स्टैंडर्ड केसेस
हम कोई ऐसे स्टैंडर्ड केसेस लेके चलते हैं जिनके लिए हमें पता है कि रे पक्का रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी। जैसा कि अगर मैं यहाँ से एक रे इधर चला दूँ तो मुझे नहीं पता कि वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर मुड़ेगी, क्योंकि मुझे रैंडम एंगल बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो मेज़रमेंट तो है नहीं मेरे पास, तो हो सकता है मैं गलत वलत बना दूँ। तो मैं ऐसी रे बनाऊँगा जो मुझे पता है कि किधर से जाएगी। जैसे कि अगर मैं पैरेलल रे बना दूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बना दूँ, तो अब बताओ अगर ये कॉनकेव मिरर है तो बताओ ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगी। सब बच्चों को पता है फोकस ढूंढो, फोकस से जाएगी। मान लिया ये फोकस है और फोकस हमें पहले से पता है क्योंकि वो, अच्छा इस एफ को थोड़ा साइड में लिखते हैं, ठीक है, तो फोकस से गुजर गई, तो अब हमें पता था यहाँ से गुजरेगी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। अच्छा फिर हमें और क्या पता है, और हमें आगे के रूल से पता चलेगी बाकी की बातें। अब हम एक रे और ड्रॉ करेंगे, एक रे और ड्रॉ करेंगे, तो एक रे और कहाँ से ड्रॉ करें ये नहीं हमें पता अभी, तो उसी के लिए हम आगे के रूल पढ़ रहे हैं रे ट्रेसिंग के। तो एक रे तो हमेशा पैरेलल के एक्सिस के पैरेलल चला देंगे, ठीक है, जो फोकस से पास कर जाएगी, तो फोकस से पास करेगी। अब एक और रे ड्रॉ करनी है, अगर मैं कहीं से भी रैंडम ड्रॉ कर दूं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा बट मैं ये कर सकता हूँ कि मान लिया मैंने ऐसा कर दिया कि एक रे ऐसे चलाई जो फोकस से पास हो रही है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अगर एक रे ये फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाके पास होएगी, ये पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के। तो अगर ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पे ए का इमेज बन गया, ठीक है। अब ये सिर्फ ए का इमेज बना है, पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा वो आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ नॉन रेज इसीलिए बनाते हैं ताकि एक्यूरेसी आए फिगर में, ठीक है। मान लिया रूल नंबर 2 की बात करें, अ रे कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही वाली बात फटाफट से बना रहा हूँ। ये फोकस है, फोकस से एक रे चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। किधर भी चले फोकस से, इधर चलेगी तो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, इधर चलेगी तो भी पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से ये सारे, ठीक है। यही वाली बात कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सही है, बस इसमें फोकस से नहीं चलेगी, फोकस की तरफ आ रही होगी। मान लिया ये फोकस की तरफ आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, फोकस की तरफ आ रही थी। मान लिया, अच्छा सॉरी, मान लिया ये भी फोकस की तरफ जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों बातें इसका हमने यूज़ कर लिया पीछे। अगला रूल पढ़ लेते हैं। Any incident ray passing through the center of curvature retraces its path after reflection. Very very interesting. ध्यान देना, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये मान लिया फोकस है, यहाँ मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया है कि फोकस हमेशा मिड पॉइंट होता है सी और पी का पैरेक्सियल रेस के लिए, तो हम सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर रीट्रेसेस इट्स पाथ, वापस आ जाएगी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये एक रूल है जो दोनों मिरर्स के लिए सही है। मान लिया दूसरे मिरर के लिए अगर बनाऊं यही वाली चीज़, ठीक है, इस वाले मिरर में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड पे होता है, मान लिया ये सी है। तो अगर कोई रे इस सी की तरफ आ रही है, ठीक है, मान लिया वो ये वाली रे थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो वापस से मुड़ के उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। कोई भी रे ऐसे सी की तरफ जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, बट वो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और वापस मुड़ गई अपनी ही डायरेक्शन में, इस तरीके से। अगला रूल, एनी इंसिडेंट रे फॉलिंग एट पोल ऑफ द मिरर
मेक्स इट्स ओन मिरर इमेज इन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला? मान लिया मिरर बना दिया कॉनकेव, ठीक है, ये वाला पॉइंट पोल हो गया, पॉइंट का नाम P रख दिया। रे चलाते हैं वाइट कलर की, एक रे आई जो पोल पे पड़ी, तो क्या बोला है? फॉलिंग एट पोल ऑफ द मिरर मेक्स इट्स ओन मिरर इमेज, यानी खुद की मिरर इमेज बनाती है किसके अंदर? प्रिंसिपल एक्सिस में, इन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, इसको मिरर की तरह यूज करें तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? प्लेन मिरर की तरह यूज करें तो अपनी मिरर इमेज बना देगी ऐसे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज, इस वाले की इमेज ऐसी दिखेगी हमें। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये 30 डिग्री पे आई थी तो ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल है। यही वाली बात कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम ही है। मान लिया कोई रे पोल पे पड़ी, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपनी ही मिरर इमेज बना लेगी। अगर ये मान लिया 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा पक्का, ठीक है। आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए। अब इन रूल्स की हेल्प से हमें इमेजेस बनानी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको चारों रूल्स एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इनको नोट कर लें, ठीक है। पीछे सबकी एक्सप्लेनेशन है, बस अब मैं इन चारों का एक साथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यूज़ करके आपको इमेज बनाना सिखा रहा हूँ।